नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार पनप रहे हैं, उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। आखिरकार भारत की इस पर क्या कूटनीति है और इसके साथ ही वो किस तरह से इस पूरे तनाव को देखता है। बेशक अभी सीज फायर लागू हो चुका है, मगर पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके साथ ही डॉक्टर मोहम्मद आमीन साहब, जो फॉरवर्ड डिप्लोमेट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसे तफ्तीश के साथ वो आपको बता पाएंगे और समझा पाएंगे सरल भाषा में कि आखिरकार ये जो तनाव था ये पनपा क्यों, और ये जो संधि हुई है इसके पीछे की असल वजह क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच जो लगातार ये तनाव हमने देखा, और पिछले दौरान मीडियाओं ने शोर मचा मचा कर जिस तरह से ये सारी चीजें बताई, और ट्रंप एक फैक्टर बताया गया, विपक्ष ने तरह तरह के सवाल उठाए। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा सरल भाषा में, जो आप हमारी ऑडियंस को समझा पाए, कि क्या अब सीज फायर जब से लागू हुआ है उसके बाद अब पूरी तरह से तनाव खत्म हो गया है, और विश्व में इस समय भारत की स्थिति को किस तरह से देखा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने कोई आज से नया काम नहीं किया है आतंकवाद का हिंदुस्तान के साथ में, बल्कि आप 1947 की जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस जी। वक़्त भी इन्होंने कबायलियों के ड्रेस में इनके लोग आए थे यहाँ पर, और 1949 तक ये कोशिश करते रहे कि कश्मीर के अंदर वो घुस जाएँ। लेकिन इनको मुँह की खानी पड़ी और इनको उस वक़्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फ़ौज के थ्रू हरा दिया। उसके बाद देखिए, जब काफ़ी देर, आप 47 और 49 के बाद आप देखिए 1965 में जब जिब्राल्टर ऑपरेशन किया पाकिस्तान ने, उस वक़्त भी इन्होंने यही किया कि इन लोगों ने हमारे यहाँ सैनिक जो थे सादी वर्दी में घुसने की कोशिश की, तब इनको मार गिराया। 1965 की जी। बात याद करना चाहूँगा। फिर आप देखिए 1971 में जब मिसेस गांधी ने इनके जब हमारे पास बांग्लादेश तो अब है, लेकिन उस वक़्त पूर्वी पाकिस्तान था, तो वहाँ से जो शरणार्थी हमारे देश के अंदर घुस रहे थे, और इस बुरी तरीके से घुस रहे थे कि लाखों की तादाद में आ गए थे। उनका खाना-पीना, रहना और बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं। हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, अपने पड़ोसी को कभी कोई क्षति ना हो। जी। हमेशा हमारे राष्ट्र ने, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो, चाहे नेपाल रहा हो, चाहे चाइना रहा हो, चाहे मालदीव रहा हो, हमेशा कहीं कोई आपदा आई है, हमेशा उसका साथ दिया है। इसलिए एक मानवता होती है और पड़ोसी का बहुत ज़्यादा अधिकार होता है एक संपन्न पड़ोसी से। तो हम लोग शुरू से संपन्न रहे। आप देखिए 1947 में आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान में आज तक कोई सुई भी नहीं बनती, जबकि आज हम राफ़ेल बनाने की स्थिति में आ गए, समझौते में आ गए हैं। जो अभी हुआ 63,000 करोड़ का समझौता, उसमें उनकी टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ आएगी, शेयर होगी। बहुत चीज़ें, हम फ़ौज के सारे सामान बनाते हैं। आज हम इतने सक्षम हैं कि हम आस-पड़ोस में मालदीव है, आप देखिए नेपाल है, आप देखिए वियतनाम है, थाईलैंड है, बहुत से क देशों में हम उनको सामान, अपना फ़ौजी सामान सप्लाई करने की स्थिति में, कहीं ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं, कहीं ब्रह्मोस, यानी इतनी डिमांड आ चुकी है। अब आप देखिए, फिर इन्हीं के इतिहास में मैं दोबारा जाना चाहूँगा, जिसमें कि मिसेस गांधी ने इनको बाँट दिया, फिर बढ़ गया, चूँकि वहाँ पे जो शेख मुजीब थे, शेख मुजीब को जीते थे इलेक्शन, उनको सत्ता नहीं दी जा रही थी, इसलिए वहाँ पर विद्रोह हुआ, और वहाँ की जो लोग थे और सेना में थे, उसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार किया गया, जिसकी वजह से भारत को इंटरवीन होना पड़ा। और भारत ने फिर उसको जब इंटरवीन किया मिसेस गांधी ने, और राष्ट्र को संबोधित किया, उस समय जो है जी। पाकिस्तान की मुँह की खानी पड़ी और उनका बँटवारा हो गया और एक बांग्लादेश अब आ गया एक्सिस्टेंस में। उसके बाद आप देखिए, फिर 1999 में उन्होंने कारगिल युद्ध शुरू किया, उसमें भी इनको बहुत मुँह की खानी पड़ी, आपने देखा ही है, उस वक़्त अटल जी की सरकार थी। फिर आप देखिए कि इन्होंने फिर पुलवामा किया 2019 में, हैं? और उरी किया। अब आप जी। देखिए 2025 में आके पहलगाम किया गया है। ये सब क्या है? इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं हैं और पड़ोसी के साथ नहीं करना चाहिए। हमेशा हम लोगों ने इनको कोशिश की है, हरा तो दिया ही है, कोशिश की है कि दोबारा ये ना करें। लेकिन अब की बार कुछ सर से पानी ऊपर हो गया था, और ये गवर्नमेंट जो जानी जाती है मोदी जी की, उसको कहते हैं मोदी जी फॉर एक्शन। मोदी जी ने अपना एक्शन लिया, और सर उन्होंने सबके सबसे बड़ी बात क्या है, राष्ट्र प्रथम है। और मोदी जी की जो पॉलिसी रही है, जी। वो देखिए, सबसे पहले आते ही उन्होंने सेना की क्या-क्या परेशानियाँ थी, क्या कोई सामान कम था, हर तरीके से सेना की मदद की, और सेना के कमांडरों को मीटिंग करके एक आदेश दिया,
और अपनी विदेश यात्रा छोड़कर अपने देश में वापस लौटे सऊदी से, और सबसे पहले देश को देखा। और मीटिंग करने के बाद उन्होंने कहा नहीं, इसको मुंह तोड़ हम जवाब देंगे, और शांति के साथ बड़े प्लान तरीके से। अब चूंकि फौज की कोई चीज़ शेयर नहीं की जाती कि हम कम हमला करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कभी भी मीडिया को बताया नहीं जाता। जो मीडिया शोर मचा रहा था कि हमको अभी तक बताया नहीं गया, देश के और भी लोग कह रहे थे बताया नहीं गया, लेकिन मोदी जी शांत थे, शांत स्वभाव के हैं। उन्होंने जो है, गुस्सा तो था, उन्होंने उस पर सीधे जो रात में हुआ है 7 तारीख को, वो देखने वाला था कि 36 लोकेशन पे किया गया। LOC के जी, जी। गोलाबारी हो रही थी। इस सब को देखते हुए उन पे जो फायर किए गए, तो आप देखिए कि जो हमारा एयर अटैक था, ऑपरेशन जो सिंदूर, उस सिंदूर जी, ऑपरेशन ने जी। सिद्ध कर दिया दुनिया में कि उनके जो आतंकवादियों को ठिकाने थे, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, एक इंग्लिश में वर्ड है, वीड आउट कर देंगे, यानी हुँ, जड़ से आतंकवाद को खत्म कर देंगे। और ये इन्होंने प्रॉमिस किया था जब हुँ। हमारे G20 की मीटिंग हुई थी, सभी देशों से हस्ताक्षर भी लिए थे, और ये कहा था, इस बात पे एग्री किया था कि हम आतंकवाद को दुनिया से खत्म कर देंगे। आतंकवाद कोई हमारे यहाँ नहीं है। आप 9/11 का देख लीजिए, आप 26/11 का देख लीजिए, आप उठा के हुँ, हुँ। देख लीजिए, बॉम्बे के यूके के अंदर ब्लास्ट होते हैं, फ्रांस में ब्लास्ट होते हैं, बिल्कुल। सब होता कहाँ से? सब आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, और ये आतंकवाद का खजाना, आतंकवाद का जो क्या अ, ट्रेनिंग सेंटर है, पौध है लगी हुई, वो बताया वहाँ के रक्षा मंत्री ने, पाकिस्तान के ऑन रिकॉर्ड। और ये कहा कि ये आतंकवाद की जो हमारी ट्रेनिंग है, ये हमारे देश में पिछले 30 सालों से हो रही है, और ये वेस्ट यानी पश्चिमी देशों की सहायता से हो रही है, क्योंकि फंड तो है नहीं उनके पास, वो तो वैसे भी भिखारी लोग हैं, हुँ, और हुँ। फंड के लिए वो विदेशों से लेते हैं और इस तरह का काम करते हैं। चाहे वो भाड़े के, मतलब एक तरह से कहना चाहिए भाड़े के आतंकवादी जी, बनते हैं वहाँ, आपके साथ। जो कि सभी जगह। और उन्होंने जी, जी। कोशिश की, हमारे यहाँ हमेशा हुँ, उनको तकलीफ थी हमारे कश्मीर से, कश्मीर लेना चाहते थे, कश्मीर तो मिला नहीं। अब वो थोड़ा-सा हिस्सा दबा पाए थे, जिसको हम POK बोलते हैं, वो भी हमारा हिस्सा है। तो हुँ, इसमें हुँ, यहाँ पे क्या किया कि जब ये हुँ, सरकार आई है मोदी जी की, तो मोदी जी की सरकार ने क्या किया कि यहाँ जो कश्मीर के अंदर 2 फ्लैग थे, कभी आप गए होंगे कश्मीर तो लोग वो पूछते थे आपसे, क्या आप हुँ, हिंदुस्तान से? माने वो अपने को अलग समझते थे, कोशिश यही करते थे, लेकिन नहीं। इस सरकार ने हुँ, आके जो किया, तो 370 और 35A को लागू किया, और लागू करके जो है उसको अपने हुँ। क्लियर कर दिया कि नहीं, ये हमारा राष्ट्र का, हमारा एक स्टेट है, और एक ही फ्लैग है, एक ही नेशन है, सब कुछ हमारी चीज़ है। और आप देखिए कि इतनी शांति के साथ वहाँ पे इलेक्शन हुए, और डेमोक्रेसी तय हुई, चले हुँ, से उमर अब्दुल्ला बने, कोई दिक्कत नहीं जी। है, बनो कोई दिक्कत, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो देश का एक स्टेट में चुनाव हुए, वहाँ बड़ा आराम से सरकार चल रही थी। वहाँ पे पिछले साल आप देखेंगे करोड़ों का पर्यटन हुआ, उससे भी लोगों को दिक्कत थी कश्मीरियों की, पाकिस्तान के आतंकवादियों की, कि यहाँ पे यहाँ के यूथ क्यों बेरोजगार नहीं है। वहाँ पे रोजगार रोजगार दिया गया, वहाँ पे पर्यटन फैला, तो लोग अपने आप में काम में बिजी हो गए। वो चाहते थे यहाँ से हम उनको जॉब के नाम पे ले जाते जी। थे, और वहाँ आतंकवाद की ट्रेनिंग देते थे। वो सब खत्म कर दिया गया। इससे उनको बड़ी तकलीफ थी, उन्होंने एक प्लानिंग करी, प्लानिंग करके हमारे यहाँ किया। और देखिए सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ जातिवाद का मुद्दा फैलाने की कोशिश की। बीजेपी गवर्नमेंट है, इसको अपोजिशन वैसे ही बदनाम करता रहता है जातिवाद को जी। लेके। तो उन्होंने आतंकवाद, आप ठीक ये है। बताइए, कि आतंकवादी कभी जात पूछता है? अपना आया, उसने फायरिंग की, उसने नहीं देखा मुसलमान मरा, हिंदू मरा, छोटा मरा, बड़ा मरा, औरत मरी, मर्द मरे। लेकिन स्पेशली उन्होंने जेंट्स लेडीज को अलग किया। फिर उनसे कहा कि जो सुनने में आया कि भाई कलमा पढ़ो और ये करो, और पैंट खोल के देखा, ये सब चीज़ें थी नहीं। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता आतंकवादी, लेकिन ये एक प्लान था जिससे कि वहाँ की टूरिज्म को डैमेज किया जाए, जैसे आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर की जाए, जिससे कि वहाँ के युवा वर्ग जो है हमारी ओर आकर्षित हो और हमारी तरफ आए, और हम उनको आतंकवाद की ट्रेनिंग दें। वो नहीं हो पाया। हमारे यहाँ युवा अभी जाने को तैयार नहीं है वहाँ पर, जानता है इस बात को। तो इन लोगों ने हमला इस तरह से किया, उसको फिर जवाब देना ज़रूरी था। तो ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ, और आप दुनिया ने देखा कि किस तरह से हमने उनको तबाह कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ समय में, आने वाले वर्षों में, यानी 10-5 वर्षों तक पाकिस्तान इस तरह की बात कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो खुद ही तबाह है, और एक बारूद के ढेर पे बैठा है। आतंकवादी वहाँ पे बहुत से लोग हैं। आप उनके यहाँ देखेंगे कि उनके यहाँ खुद ही, आप इस बात को पाएँगे कि उनके स्टेट में, पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे, तो नॉर्थ नॉर्थ की बात करिए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पख्तून लोग हैं नॉर्थ में, खैबर पख्तून के नॉर्थ लोग हैं, वो अपने को अलग चाहते हैं, आज़ाद बनना चाहते हैं। सिंध का इलाका वो चाहता है, अपने को आज़ादी लेना चाहता है। बलूचिस्तान, BLA जिसको बोलते हैं, जिन्होंने अभी ट्रेन व्रेन की हाईजैक की थी और रोज़ाना ब्लास्ट करते रहते हैं पाकिस्तान हुँ, में। हुँ। तो उन बलोचियों का भी अपना है कि हम चाहते हैं कि अलग बनना है। और POK में जो हमारा हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर,
वो पीओके के अंदर आज तक उस तरीके से नहीं हो पाया उनका पुनर्वास जिस तरीके से हमारे कश्मीरियों का है। इसलिए वहाँ भी कुछ विरोध के स्वर हैं, जिससे वो वहाँ रहना नहीं चाहते। अगर हमारे साथ नहीं मिलना चाहते तो उनके साथ भी नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ, जिसको पाकिस्तान कहता है कि वो हमारा है। अब उसी की लड़ाई है। ठीक जी, है डॉक्टर साहब। जी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, चाहे फिर वजीर आजम हो, वजीर दाखिला हो, और सरकार की हुकूमत के जितने भी नुमाइंदे हो, इन समय हमने सोशल मीडिया पर ये जब युद्ध के हालात पनप रहे थे तो हमने सोशल मीडिया पर तमाम जो अहले वतन था उसने एक नाम का जिक्र करा, वो था इंदिरा गांधी आयरन रेड्डी, जिनके को हम जानते हैं। आप ये समझा सकते हैं कि उस समय क्योंकि सब चाह रहे थे कि, और सबका ये कहना था कि पीओके लेने के लिए ये बड़ा उचित समय था। 71 में अगर इंदिरा गांधी मैडम ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए तो मोदी साहब वो आसानी के साथ कर सकते थे। तो इस चीज को आप सरल भाषा में समझा पाए कम शब्दों में कि 71 की लड़ाई और ये लड़ाई कितनी ज्यादा अलग थी? देखिए, अब आप कहेंगे, बात करेंगे, उस ज़माने में टेलीफ़ोन हुआ करता था, जिसे हम हेलो हेलो करते थे, दिल्ली मिलाने के लिए लाइटिंग हुँ, कॉल मिलती थी, कई चार्जेज़ होते। आज आप बताइए, घर-घर में बच्चे-बच्चे के पास मोबाइल है। आज हमसे आप बात कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं? एक ऐप पे बात कर रहे हैं और हर चीज़ जो है आपको सुनाई भी दे रही है, हम दिखाई भी दे रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। इसी तरह मैं अमेरिका के तक के चैनल्स पे देता हूँ, देश के हर चैनल पे स्काइप से देता हूँ। तो देखिए, हुँ, 61 का ज़माना और आज का ज़माना कितना समय का अंतर है। हर टेक्नोलॉजी का, हर बात करने का और समय का भी और डिप्लोमेसी का भी। अभी आप देखिए, इतने से ऑपरेशन के लिए इनको इस ऑपरेशन के लिए हमारे करियर डिप्लोमेट हैं जयशंकर जी, विदेश मंत्री, जिनको वज़ीर दाखिला कहेंगे, वो क्या कहेंगे उर्दू में मुझे नहीं पता है, आप जाने क्या बोले थे। तो इस तरीके से ये हमारे विदेश मंत्री ने, जयशंकर जी ने ब्रीफ़ किया, पूरे देशों के एम्बेसडर्स को बुला के, जो दूतावास है यहाँ पर, उनको बुला के ब्रीफ़ किया गया कि देखिए इस तरह से हमारे साथ दुर्घटना की गई और हम इस पे एक्शन लेंगे, तो इसमें आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जब युद्ध शुरू हुआ, युद्ध तो नहीं हुआ मैं कहूँगा, ये आतंकवाद का सफाया करने की जब स्ट्राइक की गई, तो उसके बाद भी 36 देशों का प्रेशर हमारे देश के ऊपर आया कि साहब आप इसको लड़ाई बंद कर दीजिए। जबकि लड़ाई हम नहीं लड़ रहे थे, हमारे देश लड़ाई नहीं लड़ रहा था। हमने आतंकवाद को ख़त्म किया, उनके ठिकानों को ख़त्म किया कि जिससे वो इस तरह की हरकतें ना करें। लेकिन आप देखिए, उस समय का समय और आज के समय में बड़ा फ़र्क है। देखिए, पीओके को, हुँ, पी अब आपको मैं बता दूँ अंदर की स्थिति, पीओके जो है, वो ऐसे सेंटर में बैठा है कि इसे सेंट्रल एशिया पूरा दिखता है। यानी रशिया, चाइना और ईस्ट एशिया पे कवर हो जाता है अगर यहाँ पे कोई आके बैठ जाता है। यहाँ पे बहुत दिनों से अमेरिका की भी निगाह है कि यहाँ पर आके वो बैठ जाए, यानी किसी बहाने यहाँ पर आके स्टेशन कर ले वो अपना, जिस तरह ये अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, जी, जिस तरह ये में बैठे थे। तो हुँ, ये एक ट्रिक होती है। इधर से चाइना घुसना चाहता है, वहाँ पे ऑलरेडी घुसा हुआ है पाकिस्तान में, तो वो भी चाहता है। हुँ, हुँ, तो इसलिए अपनी मजबूत दीवार बना रखी है। इसीलिए अभी आपने देखा कि आईएमएफ का जो लोन मिला, वो पाकिस्तान को इसीलिए मिला। उसने कहा अगर आप मुझे नहीं देते हो, तो हम फिर चाइना के पास चले जाएँगे। तो इसी घबराहट में उसने, पाकिस्तान ने इनको दे दिया। और जहाँ तक सवाल है इसका कि यहाँ पे इनके यहाँ कोई प्रॉब्लम आई, वो थी, शायद सुनने में आया है कि न्यूक्लियर का कोई ठिकाना टूट गया था। उसमें इनके अमेरिका के प्लेन भी आए और ये सब बात जी, बताई कि यहाँ पे न्यूक्लियर विस्फोट हो जाएगा और उससे एक एक देश को नहीं, कई देशों को अशांति बढ़ जाएगी, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे हुँ, वो अफ़गानिस्तान हो, कई जगह। जबकि अफ़गानिस्तान इनसे खुश नहीं है, पाकिस्तानियों से, और चाइना भी इतना खुश नहीं है, उसने इनको सपोर्ट किया, लेकिन मॉरल सपोर्ट बाद में किया, पहले नहीं किया। हमारे देशों को, हमें सभी देशों ने हमको, भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और ओपनली किया। तो उस वक़्त के समय में इनको अमेरिका ने भी सपोर्ट नहीं किया था। उस वक़्त हमारी वेस्ट की पॉलिसी हुआ करती थी, फिर हम ईस्ट की पॉलिसी पे आए, यानी हम रशिया के साथ आए। पहले हम अमेरिका के साथ हुआ करते थे, मिसेस गांधी को जब साथ नहीं दिया, पाकिस्तान के साथ चला। लेकिन हमेशा पाकिस्तान की पाकिस्तान के लिए उसकी, और हिंदुस्तान के लिए उसकी, अमेरिका की, मैं क्लियर कहूँगा कि उनकी दोगली नीति थी, डबल डिप्लोमेसी। वो यहाँ कुछ कहते थे और यहाँ आने के बाद उनके जो लीडर्स आते थे अमेरिका के, वो जाके पाकिस्तान को हेल्प करते थे, आर्मी की तरफ हेल्प करते थे, इकोनॉमिक हेल्प करते थे और हथियार भी देते थे। और आज भी आप देखिए कि पुलवामा में जो AK-47 पाई गई, वो मेड इन यूएसए है, ऑन रिकॉर्ड है, इसको कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरीके से कोशिश तो की है लोगों ने, लेकिन हमारे देश के अंदर सारे देशों से बात होने के बाद उन्होंने, पाकिस्तान भागा भागा फिरा, पूरे देशों से खुशामद करता फिरा कि हमें ख़त्म कर देंगे ये लोग, हिंदुस्तान के लोग। तो उन्होंने बात भी की, सबने चीज, लेकिन
हिंदुस्तान को ही खत्म करनी थी लड़ाई, और पाकिस्तान को कोई दूसरे ने खत्म नहीं करनी थी, क्योंकि युद्ध इन्हीं के दो बीच होता, या अटैक एक दूसरे को यही कर रहे थे, दूसरा तो कोई कर नहीं रहा था। इसलिए अमेरिका ने, आदत है आपको पता कि वो 82 ईयर्स के हो गए हैं ट्रम्प साहब, उनके बयानात पहले भी और अभी भी वैरी करते रहते हैं, सुबह क्या बोले, शाम को क्या बोले, आज क्या बोले, कल क्या बोले, किसके बारे में क्या बोले। यानी इलेक्शन से पहले जब वो आए थे तो उन्होंने एक लफ्ज कहा था कि हम यूक्रेन वार को और रशिया वार को एक दिन में खत्म कर दें, उधर हमास की वार और नेतन्याहू की वो इजराइल की वार एक दिन में खत्म कर देंगे। दुनिया देख रही है, आज तक तो एक दिन में खत्म नहीं हुआ, और ये हमारे देश ही कैसे एक दिन में खत्म कर पाए, जी जो अभी शुरू हुई थी, वहां तो यूक्रेन की 3.5 साल हो रहे हैं, हमारी कैसे इन्होंने अभी एक दिन में खत्म। इनको एक आदत है ट्वीट करने की और क्रेडिट लेने की, इसलिए चूंकि हमारे यहाँ चली रही थी ट्रेड वार, तो ट्रेड के लिए चल ही रहा था मामला, तो उन्होंने ट्रेड के बीच में नाम डाल के और ये कहा कि ट्रेड के दबाव में हिंदुस्तान ने हमारे बात मान ली और हमने इसको कर दिया। लेकिन मोदी जी का आप भाषण उठा के देख लीजिए, जब उन्होंने नेशन को एड्रेस किया तो कहीं भी जिक्र नहीं किया उन्हें, बल्कि ये और बताया कि ये 9/11 का आप ले लीजिए, इंग्लैंड का बम ब्लास्टिंग ले लीजिए, और भारत में हमारे हमलों को लिए, तो इस तरह से उन्होंने पूरा जिक्र किया। और इसमें एक भी कहा कि भाई अगर इस तरह से करेंगे तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हमारा सिंदूर ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है, ये सस्पेंड किया है, स्थगित है, लेकिन अगर तो हम इनको जवाब देंगे, और अगर कोई भी अटैक करेंगे तो वार की स्थिति आएगी। यानी वो इस तरह कहा। और जितने आपने बताइए उन्होंने जो ये स्टेटमेंट पब्लिक के पास है कि हम हर एक आतंकवादी हमले को हम युद्ध समझेंगे, हैं कोई भी जो है न्यूक्लियर की अगर हमको धमकी देगा तो हम उससे दबने वाले नहीं, हमें ब्लैकमेल नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा कि ये आतंकी ये वहां पर हैं, तो उनको देखना होगा कि किस तरह के स्टेट जो दिया उन्होंने आतंकवादियों को ऑनर दिया, आपको देखा होगा कि जो आतंकवादी मार, अरे भाई आप स्टेट ऑनर क्यों दे रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे में नेशनल फ्लैग में लपेट के उनको दफनाया जा रहा है, ये सब क्या शो करता है? ये सब शो ये करता है कि वो अंडर कवर आईएसआई के और मिलिट्री के लोग थे जिनको उनको देना जरूरी था, क्योंकि वो आतंकवादी नहीं थे, वो आतंकवादी बना के भेजे गए थे हमारे देश में और उनको मारा गया हमारी तरफ से। आप देखिए इन्होंने कहा हमारे, उनको हर तरीके से उनकी कोशिश की कि पानी बंद कर दिया जाए, उनके रिश्ते तोड़ दिए गए, एम्बेसी से कांटेक्ट बंद हो गया, बॉर्डर सील कर दिए गए, बॉर्डर की एंट्री बैन कर दी गई, सब हमारे कांटेक्ट इवन आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान का समझौता जो इंटरनेशनल वाटर एग्रीमेंट था 1960 का, उसको सस्पेंड कर दिया गया सिंधु वाला, और उसमें साफ कह दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, अगर पानी खून बहेगा तो पानी नहीं मिलेगा। अब वो इस तरह से, और ट्रेड का भी टेररिज्म के साथ नहीं जुगाड़ है, अलग अलग होगा। तो वही है, अब मैं एक ही बात ये कहूँगा, ये बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना जो ट्रम्प साहब बीच में घुस गए, कहने लगे हमने खत्म करा दिया। अरे खत्म करा दिया तो आप जो 2 अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहे हैं उनको कर देते, वो तो आज तक आप खत्म नहीं करा सका है। हमारे यहाँ आपने एक दिन में खत्म करा दिया, बल्कि डीजीएमओ ने 10 तारीख को उनके पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अपने देश की स्थिति देखते हुए, लोगों को प्रेशर देखते हुए हमारे डीजीएमओ को फोन पे बात की कि साहब हम वार नहीं चाहते और हम बात समझाते। वो 12 तारीख को बात हुई और 19 पे बात हुई है। आप बताइए इसमें क्या गलत है? जनता जो है नहीं समझ सकती, जनता में जाते, अगर हम वार में जाते तो हजारों करोड़ों का खर्चा होता जो सब जनता के ऊपर पड़ता। आज जनता नहीं समझ रही, बिला वजह मोदी जी नहीं झोंकना चाहते, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे मोदी जी उत्तम है जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये सारी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरह से उनकी कब्र पर सजदा करने अब मतलब पाकिस्तानी आर्मी के जो बड़े अधिकारी थे वो पहुंचे थे। मैं सवाल ये है अगला डॉक्टर साहब, जिस तरह से पाकिस्तान के पहले अगर प्रधानमंत्री की बात करें इमरान खान हो गए या फिर अब शाहबाज हो गए, ये जिस तरह से इस्लामिक फोबिया की चरस हर देश में जाकर बेचते हैं और पूरा यूएसए से लेकर एशिया तक लगातार आप ये इस्लामिक फोबिया के नाम पर जिस तरह से आतंकवाद का जिक्र करते हैं, आप इसे अगर सरल भाषा में समझा पाए तो कि दुनिया इस्लामिक फोबिया को किस तरह से देखती है? देखिए इस्लाम को ये लोग बदनाम करने वाले लोग हैं, इनका अपना इंटरेस्ट है। मैं लास्ट फरवरी में, अभी पिछले महीने में फरवरी में मैं लंदन में था। मुझे नहीं पता, टैक्सी ड्राइवर तो पता नहीं चलता कौन है क्या है, लेकिन हाँ एक टैक्सी ड्राइवर मुझे मिला, मैंने पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो, हिंदी बोल रहा था लंदन के अंदर। तो मैंने कहा पूछा, उसने कहा मैं पाकिस्तान का रहने वाला। तो मैंने कहा पाकिस्तान के काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं। बोले हाँ साहब देखिए ना, अभी सर्कल पे आगे हम आपको दिखाएंगे, मुशर्रफ साहब की कोठी है वहाँ पे मेंशन बना हुआ है, फिर बताया भुट्टो साहब का मेंशन है,
मतलब, और वो इमरान खान को पसंद करता था। उसने कहा इन लोगों ने हमारी डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। और आप देखेंगे इसका क्या कहना था, मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा पाकिस्तान के लोगों का शोषण किया गया। जो भी उनकी इकोनॉमी थी उसको लेके जाके विदेशों में लगाया और पर्सनल यूज के लिए किया, चाहे वो भुट्टो हो, चाहे वो इमरान खान हो, और चाहे कोई हो, मुशर्रफ भी थे। तो वहाँ पे सेना का हमेशा रहता है। सेना आपको पता होगा भी, एक रिसेंटली सुनने में भी आया था कि ये जो गोले बारूद इनके पास स्टॉक में थे, इन्होंने यूक्रेन को दे के पैसे कमा लिए। पैसे कहाँ गए? उनके मार्शल चीफ और आर्मी के लोगों ने लिया। और वो पैसे कहाँ गए? उनके विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फैमिली, अपना सुना हुआ होगा, इन्होंने अपनी फैमिली भी शिफ्ट कर दी थी, सब नेताओं ने भी और सेना के अध्यक्षों ने। तो इसलिए अपने स्पेशल प्लेन से भेज दिया। इसे क्या दर्शाता है? यानी वहाँ की जनता को ये लोग मारना चाहते हैं। इसीलिए मैंने इससे पहले कहा था कि ये बलोच अलग होना चाहते हैं, जी उनको जी। दबाया जा रहा है बुरी तरीके से। सिंध वाले अलग भागना चाहते हैं, सिंध प्रांत पीओके वाले अलग भागना चाहते हैं, पख्तून अलग भागना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अभी आप वेट करिए, हमको कुछ आवश्यकता नहीं करने की ना, वो अपने आप अलग हो जाएंगे। और पाकिस्तान एक मैप में पाकिस्तान नहीं दिखेगा, आई एम श्योर, आने वाले समय में, अगर इस तरह हरकत रही। क्योंकि टोटल आतंकवाद पे उसकी बुनियाद रखी गई है। उनके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, उनका कोई डॉक्टर पैदा नहीं आता, उनका कोई इंजीनियर पैदा नहीं होता। अगर इंजीनियर डॉक्टर पैदा भी होते तो विदेशों में जाके नौकरी करते हैं, यहाँ नहीं रुकते। पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं रुकता, क्योंकि उनको वहाँ शेल्टर नहीं है, उनको किसी तरह का कोई नहीं। सिर्फ वहाँ पर खून खराबे की बात होती है, आतंकवाद की बात होती है, जिसके लिए आज भुखमरी के कगार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भिखारी कहलाता है पाकिस्तान। कोई हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया कहती है उसको। और उनका आतंकवाद दुनिया में जाना जाता है। जी। डॉक्टर साहब, तुर्की को किस तरह से देख रही है इस समय दुनिया, क्योंकि जितने ड्रोनों से हमला हुआ भारत पर वो बताया जा रहा है तुर्की के थे, और उसको लेकर बड़ी सारी चीजें चलने में आ रही हैं। तो ये क्या इस्लामिक देश होने के नाते ये साथ दिया जा रहा है, या डिप्लोमेसी कुछ और कहती है सबके बीच में? देखिए, भारत को भ्रम में रखा गया, जैसा मैं सोचना है मेरा, या समझदारी जो है जितनी मेरी कहती है, भारत को भ्रम में रखा गया। जो टर्की ने भेजे थे, उनका जो शिप आया था, वारशिप चला भी गया। वो क्या लाया था? इसी तरह के ड्रोन लाया था, चाइनीज ड्रोन लाए थे। चाइनीज उनकी सैटेलाइट रोकने की वो थी क्षमता, वो टूट के ध्वस्त हो गया, जिससे वो हमारी सैटेलाइट को जज कर लेते, हमारे एयर अटैक को चेक कर लेते। उनका सिस्टम फेल हो गया, वो चाइनीज सिस्टम था। इसी तरह उनके ड्रोन थे, उन्होंने ड्रोन में दम नहीं थी। उन्होंने चालाकी से 300-300, 400-400 एक साथ इसलिए भेजे कि ये लोग हमले करेंगे। तो हमारे तो जो ब्रह्मोस के या मिसाइलें थी महंगी, वो मिसाइलें उस पर खर्च हुई। उनकी चालाकी थी, उन्होंने कोई अपने ड्रोन से हमला नहीं किया, ड्रोन भेजे हैं, हमने उनको इंटरसेप्ट करके हमने मार गिराया। तो क्या हुआ? खर्चा हमारा ज़्यादा हुआ, उनका मुझे लगता है 1000-10,000 का रहा होगा, हमारा दसियों लाख रुपए का खर्च हो गया एक पे। तो ये थी उनकी ट्रिक। इसलिए हमारे उनकी एक सेना में होती है ट्रिक। तो उन्होंने नकली भेजा, हमने असली से वार किया। हम तो भाई लड़ाई में तैयार थे, नेवी भी और आर्मी भी और एयर भी। तो इसलिए हम लोगों ने उनको कंट्रोल किया। अब वो इटली का जहाँ तक सवाल है, इटली क्या है, सऊदी अरब बनता है आज की डेट में लीडर पूरा दुनिया का। तो वो पहले टर्की ही था पूरी दुनिया का नेता, उसका इंग्लैंड पे भी राज था, फ्रांस में भी राज था। तो उसमें क्या है कि अब वही टर्की वाले चाहते हैं कि हम अपनी लीडरशिप को पूरा रिवाइव करें। इसलिए अर्दोगान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की। हेल्प अभी सीरिया में भी किया इन्होंने, अजरबैजान के साथ भी यही किया। इनका यही काम है। जो सीरिया में लड़ाई हुई, ये लोग मिलके लड़े। जी हम्म। जी जी। और ये जितने भी, अगर देश की बात की जाए, अपने राष्ट्र की बात की जाए, तो तमाम सरकारों के ऐसे नुमाइंदे हैं या विपक्ष के ऐसे नुमाइंदे हैं जो इन सब के बाद एहतजाज करते हुए नजर आए, तमाम तरह की एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हुए आए। अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की रही आतिशी ने, उन्होंने सबूत मांग लिए। तो डॉक्टर साहब, इनका क्या देशों में या पूरी दुनिया इनको तवज्जो देती है, या फिर ये बयानात यहीं पे खत्म हो जाते हैं इंडिया मीडिया तक आके? देखिए, उरी और पुलवामा के इन लोगों ने एयर स्ट्राइक के जो किए गया था हमला हमारी तरफ से, उसके इन्होंने सबूत मांगे थे। अब इन समझदारों से ये पूछिए, इन समझदारों से पूछिए जी कि क्या इनके सबूत मिल पाएंगे? हजारों किलोमीटर के ऊपर से, हाइट से, 23,000, 24,000, 25,000 हाइट पे अगर हम कहीं बम छोड़ेंगे, उसका हम सबूत दे पाएंगे? इतना टाइम होता है किसी के पास लड़ाई में? कहाँ तक इनका दिमाग काम करता है? हमारे जो जहाज जाते हैं, जाके लड़े, या जाके उनको जो टारगेट दिया जाता है, टारगेट पे बमबारी की, सीधे वापस आते हैं, कोशिश ये करते सेफ आ जाए।
क्रैश ना उनका प्लेन, या उन पे कोई अटैक ना करे, क्योंकि दुश्मन देख रहा होता है, ऐसा नहीं कि हम ही देख रहे हैं, हमको वो भी देख रहे हैं, हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं। अब इनको सबूत कहाँ इकट्ठा करने का बैठेंगे। अब की बार तो खैर अच्छा हुआ कि जो हमारे एयर स्ट्राइक हुई है उनमें कैमरे थे, मॉडर्न थे हमारे प्लेन, राफेल गया, तो वो सब उनके नीचे से जो इमेजेस थे वो इमेजेस ले आए और उनको दिखा दिया। अब किसी के पास मुंह नहीं कहने का, सिवाय ये कहने कि हम साथ देंगे। है किसी के पास? आप जवाब दीजिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ये रक्षा मंत्री जो उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया और तमाम न्यूज चैनल पे बयान दिया, हमने 10 जहाज गिरा दिए, 15 गिरा दिए, और पाकिस्तानी मीडिया की तो बात ही छोड़ दी, उन्होंने तो 25 गिरा दिए थे। तो इनका विदेशों में किस तरह से माहौल बनता है, इनको दुनिया किस नजर से देखती है? देखिए, आज की डेट में अगर इन्होंने कहा कि राफेल हमारा गिरा दिया, अच्छी बात है। राफेल कंपनी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है। मिग का सबका उनके पास कोड है, उस कोड से कंपनी मार्केट में मार्केटिंग करती है, उसके शेयर हैं, शेयर की मार्केट गिर जाती है। इसलिए वो कंपनियां हैं वो फैक्ट बोलती हैं, और आदत है लड़ाई में तो झूठ बोलने की आदत होती है, आदमी को झूठ बोलता है आदमी। और पाकिस्तान तो झूठ का संसार बना हुआ है, उसने हमेशा ही झूठ बोला है और हमेशा झूठ की बुनियाद पे उसका रखा गया है, हमेशा झूठ बोलता है, उसका कोई काम नहीं है। आर्मी के लोग वहाँ झूठ बोलते हैं, आतंकवादी तो झूठ बोलते ही बोलते हैं, वहाँ के लीडर झूठ बोलते हैं, और क्या बताएं। और हमारे यहाँ अब के आगे की कूटनीति क्या कुछ रहेगी पाकिस्तान? नहीं, हमारे यहाँ कूटनीति जो है वो अपनी एक जगह पे है, और हमारी आपको बता दें फॉरेन पॉलिसी स्वतंत्र पॉलिसी है और इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। अब हम किसी पे डिपेंड नहीं करते। आपने देखा होगा अभी रशिया यूक्रेन की जो वार हुई थी, उसमें कोशिश की थी अमेरिका ने कि आप रशिया का साथ मत दीजिए, लेकिन हमने साथ दिया। उधर ईरान से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, हमें पूरी दुनिया से अच्छे हैं, हमारे 1 to 1 रिश्ते हैं। हम किसी से जो बात करते हैं आज की डेट में बायलैटरल टॉक बोलते हैं उसको, विदेश भाषा में बायलैटरल टॉक, 1 to 1 बात करते हैं। हम किसी का सहारा नहीं लेते, किसी के थ्रू बात नहीं करते, किसी के देश में बात नहीं करते। अगर मोदी जी को बात सऊदी में करनी है तो सऊदी जाते हैं, या सऊदी का प्रिंस यहाँ आए, और इसी तरह यूएई का है तो वहाँ के जाएंगे और आएंगे। अमेरिका का तो सीधे बात होती है। अभी हमारी उसकी यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी एग्रीमेंट ट्रीटी हुई है, वो साइन हुई है, तो 1 to 1 हो रही है। ऐसा नहीं है, हम उनको बताते हैं अपने बारे में, वो हमको बताते हैं। पहले ये होता था कोई और देश हमको बीच में बिचौलिया होता था, जिस तरीके से आज ट्रम्प साहब ने बात की कि हम इसको युद्ध को सुलझा देते हैं या हम बीच में आ जाते हैं। आप होते कौन है भाई? जनता सही कह रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया। तो कहिए भाई, किसी का मुंह तो नहीं रोक लेंगे भाई? आप बताइए, जी अगर जी। आप क्या बोल रहे हैं क्या रोक लेंगे हम? अमेरिका में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं उसको हम रोक लेंगे? हाँ, किसी बातों की हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मिस्टर जायसवाल ने न तो उसकी ऑन रिकॉर्ड पुष्टि की है, ना हमारे विदेश मंत्री ने पुष्टि की है, ना हमारे प्रधानमंत्री ने पुष्टि की है। अब इसे क्या दिक्कत है? वो अटकलें लोग लगा रहे हैं, लगाते रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आपने एक लंबा अरसा डिप्लोमेसी में काटा है और तमाम मुमालिक में आप रहे होंगे। अब एक अंतिम सवाल मेरा ये है, एक जब आपका समय था, जब आप डिप्लोमेट थे, उस समय भारत के क्या हालात हुआ करते थे और आज के हालातों में कितना ज्यादा प्रभावशाली हम देश बने हैं, अगर आप इसको कंक्लूड करते हुए बता पाए तो? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब से मोदी साहब आए हैं उनकी अपनी एक स्वतंत्र पॉलिसी है। पहले भी मैंने कहा था कि पहले हमारी ईस्ट और वेस्ट, कभी ईस्ट होती थी कभी वेस्ट होती थी, कभी हम पश्चिमी देशों पे विश्वास करते थे, कभी इधर करते थे रशिया वगैरह के साथ में। लेकिन अब हमारी स्थिति स्पष्ट है, रशिया दोस्त है हमारे देश का, और हमारी हर एक से मित्रता है और हर एक से बातचीत है 1 to 1, और हमें किसी तरह की कोई चिंता विदेशों में कहीं नहीं है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का किस तरह स्वागत होता है आपने देखा है। हर इवन सऊदी अरब जो मुस्लिम कंट्रियों का हेड है, गल्फ कंट्रीज है, ये अपने देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री को देते हैं। इससे ज्यादा हमारा क्या स्तर होगा? देखिए, अपने देश के, हमारे देश के मोदी जी को, इस गवर्नमेंट को, मैंने वही कहा, ये गवर्नमेंट जब से आए हैं मोदी जी, बिना थके, आप देखते हैं कि एक 3 देशों में गए, फिर लौट के आए, तो फिर 2 देशों में चले गए, और वहाँ के लोग भी आते रहते हैं, अभी भी आए हैं। तो ये कहने का मकसद है। और लड़ाई के तो अभी जो ये चल रहा था पाकिस्तान का मामला, उस दौरान हमारे ईरान के विदेश मंत्री यहाँ पर आए, आप सऊदी अरब के डिप्टी विदेश मंत्री यहाँ पर आए, अमेरिका से लोग आए। ये सब क्या है?
सब ये दर्शाता है कि हमारा देश एक विश्व स्तरीय मंडल पे हमारा विश्व गुरु बनने की स्थिति में है। इसमें नो डाउट। हाँ, समय लगेगा, लग जाएगा, लेकिन हम हैं उस स्थिति में, क्योंकि आज आप देखिए गिना जाता है विश्व में, पहले गिना जाता था आपका जी। रशिया, चाइना, अमेरिका। आज गिना जाता है अमेरिका, चाइना, रशिया और भारत। इससे बड़ी क्या उपलब्धि होगी? हम एक महान शक्ति बन के उभरे हैं और लोगों को विश्वास रखना चाहिए मोदी जी की अध्यक्षता में, मोदी जी की लीडरशिप में देश को कहीं नीचा नहीं देखना पड़ेगा। हमेशा हम ऊपर रहे हैं, ऊपर रहेंगे और अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी छवि सुधरी है। क्यों? हम लोगों ने कोई गलत नहीं किया है। ठीक है डॉक्टर साहब, अंत में भारत के 3 सबसे अच्छे दोस्त मुबालिक और 3 दुश्मन गिनवा दीजिए जाते जाते। भाई आप देखिए ना, हमारे देश के जो सबसे अच्छे दोस्तों में है यूएई है, आप देखिए सऊदी अरब है, ईरान है। क्या दिक्कत है? 3 तो हो गए मुस्लिम देश। और बताइए आपको सीधा कौन से हमारे देश के अगेंस्ट है? वो आपको है चाइना है, पाकिस्तान है, और क्या मैं बताऊँ? बाकी तो कोई नाम लेना ठीक नहीं है। हाँ, लोग हैं, अंदर से हैं, बाहर से नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल, बिल्कुल आप नाप तोल के सारी चीजें बोलेंगे। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म करने के लिए तमाम लोग देख रहे होंगे, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हमें देखते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान को कुछ एडवाइस करना चाहे, वहां की हुकूमत को कुछ एडवाइस करना चाहे, अगर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है, तो कूटनीति क्या कुछ कहती है? आप सरल मतलब एक कंक्लूड करते हुए फाइनल करें, फिर खत्म करेंगे हम लोग। देखिए, पांचाल साहब, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर वो गॉड फियरिंग हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो हमेशा ऊपर वाले ने कहा है, जियो और जीने दो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम किसी को मारो, क्योंकि हमने सबको पैदा किया है। चाहे चाहे प्रकृति हो, चाहे वो जीव-जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, हमने पैदा किया है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इसको नष्ट करने का, नंबर 1। अगर वो धर्म पे विश्वास करते हैं, इस्लाम पे विश्वास करते हैं, तो कभी नहीं कहा गया कि किसी को आप मारिए, प्यार करिए, प्यार से रहिए। दुनिया में जितने दिन रहना है, ये विनाश होता है आदमी का, कोई हमेशा नहीं रहता जीवित। बड़े-बड़े सिकंदर आए चले गए, तो इसलिए उनको चाहिए पड़ोसी से अच्छा मित्रता रखें। हमारे ही देश के लोग हैं जो वहाँ पाकिस्तान में गए हैं और उनसे अच्छे रिश्ते रखें। इसमें कुछ नहीं लड़ाई झगड़े में, और अपनी प्रगति करें और हमारी प्रगति को रोकें नहीं। इस तरह की छोटी-छोटी ओछी हरकतें करके खुद भी जिए, और जियो और जीने दो का अगर रास्ता अपनाएँगे तो वो भी सही चलेंगे और हमें तो चलने में कोई दिक्कत है ही नहीं। हम तो एज़ ए बड़े भाई के नाते भारत उनका साथ देते ही रहा है। जब भी कभी उनके यहाँ भूकंप आया है, कुछ हुआ है, हमेशा सहायता पहुँचाई है। ये है भारत का धर्म। तो उस धर्म को निभाना चाहिए उनको, कि वो छोटे हैं तो छोटे रहे, बड़े भाई को अपना काम करने दें। ठीक है, बहुत-बहुत अनंत आभार डॉक्टर साहब आपका इतना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। डॉक्टर साहब ने तमाम सारी चीज़ें बताई हैं और बताया है कि हिंदुस्तान की इस समय कूटनीति कितनी मजबूत है और पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। ऐसे में देखने वाला सवाल ये होगा कि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, कि आखिरकार वो इन सब चीज़ों से क्या कुछ सीखता है? क्योंकि सीखने के लिए उसे बहुत सी चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है। आप ऐसे ही लगातार इन खबरें देखने के लिए द न्यूज़ 15 को देखते रहिए। नमस्कार।